नमस्कार है, आदाब है, सत श्री अकाल है और बहुत 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 सारा प्यार दोस्तों। आप सुन रहे हैं कारवां कहानियों का, जिसमें हर शनिवार आप सुनेंगे एक नई कहानी मेरे यानी कि आरजे ध्रुव के साथ। कहानी मेरी, कहानी आपकी, कहानी जो हम सबकी कहानी से कहीं ना कहीं मेल खाती है, मिलती जुलती है। तो कहानियों के सफर में आज वक्त है एक नई कहानी का। ये कहानी लिखी है हमारी टीम के युवा सदस्य अमन ने। अमन जो ग्वालियर से हैं और अपनी कलम से कई गीतों और कहानियों को जिंदगी दे चुके हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा लिखी ये कहानी, बड़ा शहर, जिसे आवाज दे रहा हूं मैं यानी कि आरजे ध्रुव। मौसम में दिन भर गुनगुनापन घोलने के बाद सूरज ने अब ढलने का इरादा कर लिया था। मुझे कई बार लगता है कि सुबह से ज्यादा खुशनुमा शामें होती हैं। सुबह की चुनरी को आदमी का काम पर जाने वाला उबा हुआ चेहरा नसीब होता है, वहीं शाम के आंचल को उसका काम से लौट अपने परिवार के साथ वक्त बिताने और इस बला से कुछ घंटे दूर रहने की खुशी वाला रुतबा हासिल है। बड़े शहरों में मालूम नहीं क्या होता होगा, मगर मगरौनी जैसे कस्बों में शाम को अपने अपने काम से निपटकर अदरक की चाय की महक और बीड़ी सिगरेटों के सुरमई धुएं से परिपूर्ण नुक्कड़ों पर चौपालें शुरू हो जाती हैं। आस पड़ोस के मुद्दों और राजनीतिक मसलों से होते हुए धान की कटाई और मंडी में चल रहे भावों तक का सफर तय करती हैं ये चौपालें। मेरी इन चौपालों के प्रति हमेशा से थोड़ी नाराजगी रही है, क्योंकि मैं इन्हें समय की बर्बादी मानता हूँ। मगर ये नाराजगी भी आजकल खत्म सी हो गई थी, क्योंकि आजकल इन चौपालों पर मेरे बेटे का नाम जो लिया जाने लगा था। अरे भाई, नाम तो मास्टर जी के बेटे ने रोशन किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया है पुणे में। महीने की 1 लाख रुपए तनख्वाह है। ये वाक्य पिछले 2 साल से जैसा का तैसा मगरौनी की गलियों में घूम रहा है। मेरे ही कस्बे में लोग मुझे मेरे बेटे के नाम से जानने लगे थे। आखिर एक बाप को इससे ज्यादा भला चाहिए भी क्या था। मैं पूरे बाजार में इतरा कर चलता था। आदर्श का नाम जब भी कोई लेता तो मुझे लगता कि मैं 10 वर्ष जवान हो गया हूँ, और हूँ भी क्यों ना। यही दिन देखने के लिए ही तो मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई उसकी पढ़ाई में झोंक दी थी। आज बाजार से बेटे की तारीफें सुना कर मैं जब घर आया तो सुलोचना यानी आदर्श की माँ कुछ उदास थी। हमेशा बातों की मेहंदी रचने वाली सुलोचना के चेहरे पर उदासी का ठहरना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। अरे क्या हुआ मालकिन, तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा तो उसने बताया कि आदर्श का फोन आया था, हमें पुणे बुला रहा है। कह रहा था कि काफी टाइम हो गया आप सबसे मिले, और बहू और बच्चों की भी इच्छा है कि हम वहीं रहें उनके साथ। हाँ, तो उसमें बुरा क्या है, चलते हैं। हमारे पोते पोतियों को भी तो दादा दादी वाला प्यार मिलना चाहिए कि नहीं? अच्छा, और हमारा घर, इसका क्या होगा? क्या इसे एक ताले के हवाले छोड़कर खंडर कर दें? अरे सुलू, आते रहेंगे 30 त्योहारों पर, क्यों फिक्र करती हो? इस बार दिवाली पक्का यहीं बनाएंगे और वहां से बेटे बहू को भी ले आएंगे। मेरे समझाने पर सुलू मान तो गई थी, मगर कुछ खटक रहा था उसके मन में। शायद इस घर को छोड़ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगले 2 दिन बाद हमारी ट्रेन थी। इन 2 दिनों के भीतर पूरे कस्बे में ये खबर बारिश के पानी की तरह फैल गई थी कि मास्टर जी अब गांव छोड़कर जा रहे हैं। इस दौरान सुलोचना सामान पैक करने में व्यस्त रहती और मैं विदाई देने आए लोगों को साल में 3-4 चक्कर लगाते रहने की सांत्वना देने में व्यस्त रहता।
कस्बों में या यूं कह लें जमीन से जुड़े हुए शहर जहां की राजगद्दी पर जल्दबाजी नहीं ठहराव हुकूमत करता हो, उनमें एक रिवाज होता है, कोई भी घर से खाली हाथ नहीं जाता। या तो उसे विदाई के तौर पर मिठाई का डिब्बा दिया जाता है या फिर उसके हाथ में 10, 20, 50 का नोट जो भी बेहतर लगे रख दिया जाता है। हमने कभी भी घर आए अतिथि को खाली हाथ नहीं भेजा था। सो आज घर से स्टेशन तक पहुंचने वाली राहों में जो जो मंजर मैंने देखे, उन सब ने मेरी आंखों के सामने खुद से जुड़ी यादें विदाई के तौर पर दी। मैं अपनी जिंदगी फ्लैशबैक में देख रहा था कि कार की दूसरी खिड़की पर बैठी सुलू ने कहा, मास्टर जी देखिए आपका स्कूल। मैंने देखा तो कहा, एक समय था सुलू जब साइकिल से आता था, आज बेटे ने कार का सफर करवा दिया। लगभग 2 दिन के सफर के बाद जब गाड़ी पुणे पहुंची और धीमी होने लगी तो मेरा मन वहां की ऊंची बिल्डिंग्स और प्लेटफॉर्म पर जमा भीड़ को देखकर नहीं घबराया था, बल्कि मेरी आंखें तो खिड़की से झांककर आदर्श को ढूंढ रही थी। ट्रेन के डिब्बे में ऐसा कोई यात्री नहीं बचा था जो अब आदर्श को ना जानता हो। पूरे सफर भर में मैंने यही तो किया था, हाथ में मिठाई का डब्बा लिए अपने बेटे की तारीफें हर यात्री से किए जा रहा था, और वो भी सफर काटने की फिराक में उसे चाव से सुन रहे थे। कई लोग तो इतना प्रभावित हुए कि मुझे अपना फोन नंबर तक देना पड़ा। ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पर रुक गई थी। May I have your attention, please? 13008. बाकी यात्रियों के सहारे मैं और सुलू भी अपना सामान लेकर जैसे तैसे प्लेटफॉर्म पर उतरे। इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद जब बेटा नहीं दिखा तो सुलू ने आदर्श को फोन किया। फोन पर बात करते हुए उसकी उतरी हुई आवाज ने मुझे असमंजस में डाल दिया था। मुझे अचानक से चीजों का बदलना अक्सर ही डरा देता है, फिर अब मौसम का बदलना हो या लोगों का बदलना। ऐसे में सारे रास्ते खुश दिखने वाली सुलू के अचानक से फोन पर भाव बदल गए थे। फोन कटने का इंतजार मेरे मन में तेजी से बढ़ने लगा था। जैसे ही कॉल कटा तो मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उसने कहा, हाँ, वो आदर्श कह रहा था कि शहर में ट्रैफिक काफी रहता है, उसको आने में देर हो जाएगी, इसलिए वो एड्रेस व्हाट्सएप पर भेज रहा है। उसने कहा है कि आप टैक्सी लेकर आ जाओ। अरे पर टैक्सी? इससे पहले मैं कभी इतने बड़े शहर में नहीं आया, इस स्टेशन से बाहर कैसे निकलेंगे? उसे मालूम होना चाहिए कि अब उम्र हो गई है हमारी, इतने सामान को कौन ले जाएगा बाहर? मेरी आवाज में हल्के से गुस्से ने दस्तक दे दी थी। अरे ठीक है, अब बड़ा शहर है, व्यस्तता रहती होगी, अपना मगरौनी थोड़ी है। जैसे तैसे लोगों से पूछपाछ के और मदद लेकर हम स्टेशन से बाहर आए तो टैक्सी आसानी से मिल गई थी। टैक्सी में बैठकर हम दिए हुए पते पर पहुंच गए तो बहू ने दिन भर खूब सेवा की। सुलू की आंखें तो पोता पोती को देखकर भरी आई थी। गलत कहते हैं लोग कि जब दुख ज्यादा होता है आंसू तभी नैनों की कोर से दस्तक देते हैं। असल में आंसू तो अति हो जाने पर ढुलकते हैं, अब चाहे वो सुख की हो या दुख की। अपने पोते पोतियों को देखकर सुलोचना की आंखों से भी खुशी का आंसू टिमटिमाते हुए बाहर आ गया था। शाम को जब आदर्श घर आया तो उसने आते ही मेरे पैर छू लिए। हाँ, क्या सुकून था। दुनिया में सबसे ज्यादा गर्व महसूस करने वाला व्यक्ति होऊंगा मैं। मेरा आदर्श बिल्कुल नहीं बदला था। उस दिन खाने पर दुनिया भर जितनी लंबी बातें हुई और न जाने कितने समय बाद मैं रात में 2 बजे तक जागा। अगले दिन जब डिनर का टाइम हुआ तो मैं बेफिक्री में उस चेयर की तरफ बैठने ही वाला था जहां घर का मुखिया बैठता है, तो बहू ने टोक दिया,
पापा जी, वो आदर्श की सीट है। मैंने भी गलती होने वाला बर्ताव कर, ओ हाँ, देख नहीं पाया बेटा, कहकर बात को टाल दिया। 2-3 दिन खुशहाल गुजर जाने के बाद एक रात आदर्श और बहू कुछ फुसफुसा रहे थे। थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद आदर्श बोला, अरे बाबूजी, वो क्या है ना कि शहर के घरों में थोड़ी जगह कम होती है। आपके आ जाने से निश्चल और प्रिया हमारे साथ सोने लगे हैं, मगर ना इस वजह से मुझे थोड़ा काम में डिस्टरबेंस हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हॉल में सो जाया कीजिए और माँ को बच्चों के साथ शिफ्ट कर देते हैं। मैं कहना चाह रहा था कि मैं और सुलू आज तक कभी अलग नहीं रहे, मगर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, सुलू ने पहले ही अपने बेटे की बात मान ली थी। ओके फाइन, अब हम कल ही सामान शिफ्ट कर लेंगे, आदर्श ने खुश होकर कहा, मगर उसे अपने माँ बाप की टूटन सुनाई नहीं दी, या फिर वो समझना ही नहीं चाह रहा था। अगली सुबह मैं और सुलू अलग हो गए थे, पहली बार अलग, वो भी अपने बेटे की खुशी के लिए। शाम का समय था, पर्दों से दिन भर के थके हुए सूरज की किरणें छनकर हॉल में आ रही थी। उफ, कितने उबे हुए होते हैं बड़े शहरों के दिन, एकदम बेस्वाद। बीते कुछ दिनों से लगातार बोरियत महसूस कर रहा मैं आज बगल वाले पार्क में टहलने चला गया। वहां से लौटने के बाद मैंने बहू से कहा, बेटा, वो पड़ोस वाले शर्मा जी है ना, उनको खाने पर न्योता दिया है, तो कल शाम को कुछ अच्छा बना देना। रात को जब खाना खत्म हुआ तो आदर्श ने रूखी आवाज में कहा, बाबूजी, क्या है ना कि शहरों में किसी के यहाँ आना जाना अलाउ नहीं रहता है, तो प्लीज आप शर्मा अंकल को ना बुलाएं तो बढ़िया रहेगा। मैंने अपने बेटे के सामने बेबसी में हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन जब घर पर कोई नहीं था, आदर्श सुबह ऑफिस निकल गया और बच्चे स्कूल। बहू को भी मार्केट में कुछ काम था, सो वो भी चली गई। आज घर में सिर्फ मैं और सुलू थे। कितने दिन बाद हम साथ रहे हैं, वो भी अपनी मर्जियों के साथ, वरना आजकल तो हमारी जिंदगी किसी और के आदेशों पर चल रही थी। बहुत दिनों बाद सुलू ने मेरे लिए अपने हाथ का खाना बनाया, क्या स्वाद था। सुलू के हाथ का खाना खाते ही मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। कितने खूबसूरत थे वो दिन। भले हमारा घर या कस्बा छोटा जरूर था, मगर वहां कम से कम हर बात पर बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता वाला ठप्पा तो नहीं था। शाम को बच्चों ने आदर्श से बाहर डिनर की डिमांड की, तो उसने उनकी जिद मान ली। आदर्श ने मुझसे और सुलू से भी तैयार होने को कहा था। सब लोग अपने अपने कमरे से तैयार होकर आ गए, मगर सुलू तैयार नहीं हुई थी। उसने ऐन मौके पर जाने से मना कर दिया। मम्मा, आप क्यों नहीं हुई रेडी? बेटा, मुझे बाहर का खाने की आदत नहीं है, और रेस्टोरेंट में तो मांसाहारी खाना भी मिलता है। मैं ठहरी व्रत रखने वाली औरत, मुझसे कैसे खाया जाएगा? तुम सब लोग चले जाओ, मैं यहीं रहती हूँ। सुलू के मना करने के बाद मैंने भी कह दिया, हाँ बेटा, मेरा भी मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ। हमारे मना करने के बाद आदर्श ने गुस्से में प्लान ही कैंसिल कर दिया। ना जाने क्यों हमें हमारा कस्बे से शहर आना अपने ही बेटे की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने जैसा लग रहा था। बहू भी सुलू से अब नाराज रहने लगी थी। कई बार तो गुस्से में उसके मुंह से निकल जाता, हमारी तो लाइफ ही बोरिंग करके रख दी है इन लोगों ने। मगर सुलू सारे ताने पानी के घूंट की तरह निकल लेती और कहती, अरे कोई बात नहीं है, बहू है, दिन भर काम करते करते गुस्सा आ ही जाता है। 15 दिन बाद दिवाली थी, तो मैंने आदर्श से कहा, बेटा दिवाली है और मैं
मैं सोच रहा था कि इस बार की दिवाली अपने मगरौनी में मनाते हैं सबके साथ। पापा, बहुत प्रेशर है इस बार और मैं नहीं चाहता कि वहां जाकर बच्चों पर बुरा असर पड़े। हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं। कैसा बदतमीज हो गया था आदर्श। बच्चों पर हमारे कस्बे का क्या असर पड़ेगा? वो खुद भी तो उसी कस्बे में पैदा हुआ था और सच कहूं तो वहां अच्छा था। बिगाड़ा तो उसको शहर ने ही है और कहता है कि वहां जाकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। खैर, अगली सुबह का मुझे साल भर से इंतजार था। 20 अक्टूबर, सुलू का जन्मदिन। घर में किसी को याद नहीं था मुझे छोड़कर, और रहेगा भी क्यों। शायद शहरों में नहीं होता होगा याद रखने का रिवाज। हालांकि बेटे ने एक नया फरमान निकाल दिया था। बाबूजी, कल 2 बजे का शो है, मैंने टिकट्स कर दिए हैं, हम फिल्म देखने जा रहे हैं। मुझे नहीं जाना था फिल्म देखने। मेरी सुलू के जन्मदिन से बढ़कर कुछ नहीं था मेरे लिए। अगले दिन सुबह से ही सबको बिना बताए मैं सुलू के लिए उसकी पसंद के रंग की साड़ी लेने चला गया। इन दिनों से ज्यादा असहज वो कभी नहीं हुई थी, तो मेरा फर्ज था कि कम से कम एक दिन उसे खुशी दे सकूं। साड़ी के साथ मैं कुछ मिठाई और जामुन भी ले चला था। जामुन उसे सबसे ज्यादा प्रिय थे। ये सब खरीदारी करके मैं बेफिक्र जब घर पहुंचा तो हॉल में बैठे सबकी निगाहें मुझे घूरे जा रही थी। आदर्श ने गुस्से भरी आवाज में पूछा, पापा यार कहाँ थे आप सुबह से? मैंने उस बदतमीज को नहीं बताया कि तेरी माँ का जन्मदिन है नालायक, जो तुझे याद भी नहीं है। उसी के लिए साड़ी लेने गया था मैं। कुछ न कहकर मैं वहां चुपचाप खड़ा रहा किसी दोषी की तरह। पापा, ये कोई आपका मगरौनी नहीं है कि कहीं भी चल दोगे बिना बताए। ये शहर है, कहां ढूंढेंगे हम आपको? बेटे ने इतनी ही बात कही थी कि सुलू की रुलाई फूट गई। उसे नहीं सहा गया मेरे प्रति ऐसा व्यवहार। बहू ने सुलू की आंखों से टपकते आंसू को देखते ही कहा, लो अब नाटक शुरू। मामला ठंडा होते ही जब मैं और सुलू रात में छत पर मिले तो उसने मुझे जोर से गले लगा लिया। सुलू को इतना दुखी मैंने कभी नहीं देखा था, वो भी उसके जन्मदिन पर। उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान की फितरत है कि उसका प्यार हमेशा उसी के लिए उमड़ता है जिसकी जरूरत हो। अब आदर्श को हम बूढ़े माँ बाप की क्या जरूरत थी जो वो हमें प्यार दिखाए। मैंने सुलू को समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं सुलू, बड़ा शहर है, बेटे को फिक्र हो गई होगी। अब मैं भी तो किसी को बताकर नहीं गया था ना, और मेरी वजह से उनका फिल्म देखने वाला प्लान भी तो कैंसिल हो गया। मैंने सुलू को समझा जरूर दिया था, मगर मेरे मन से बेटे की कही हुई बातें नहीं निकल रही थी। मन किया था कि एक छांटा रसीद कर दूं उसके गाल पर और कहूं कि तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? क्या तेरे बड़े शहर ने तुझे इतना नहीं सिखाया कि बाप से किस तरह पेश आते हैं? ईश्वर ने अगर एहसान भूलने का कोई नियम सृष्टि में बनाया होगा तो उसके लिए सबसे पहले बेटों को ही चुना होगा शायद। शहरों के सवेरे भी जल्दबाजी भरे रहते हैं, पर आज की सुबह हमें इसके बेस्वादी होने की कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि यहां से निकलने की जल्दी थी। लंबे समय बाद शरीर में अचानक फुर्ती सी आ गई थी।
धीरे धीरे चलने वाले झुर्रीदार हाथ और जोड़ों में दर्द वाले घुटने मानो कुछ देर के लिए जवान हो गए हों। सारा सामान पैक करने के बाद जब हम हॉल में आए तो हमारे हाथ में बैग देखकर बेटा सकपका गया था। वो जल्दी से उठा और बोला, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे कहीं नहीं बेटा, तुम्हारे शहर हम ठेठ लोगों के लिए बने ही नहीं हैं, तो घर जा रहे थे। ये आपका घर नहीं है क्या बाबूजी? बेटे ने आस में कहा। अरे ऐसी बात नहीं है आदर्श बेटा, बस बेटा ये शहर खास नहीं आया बस। पापा सॉरी कल के लिए, शायद आप कल की वजह से नाराज हैं। मेरे मन में आया सिर्फ कल, मगर मैं खामोश रहा। वो मेरे सीने से आ लगा, पर अपना ही बेटा आज मुझे चुभ रहा था। सो सॉरी पापा, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। उसने जब ये कहा तो मैंने भी कह दिया, कोई बात नहीं आदर्श बेटा, तू मेरा गुरूर है। अब बड़े शहरों में लोगों के पास व्यस्तताएं ही इतनी रहती है कि नहीं आता किसी का ख्याल। मैंने उसे अपने गले से हटाया और आगे बढ़ गया। दुनिया में सबसे भयावह घटना होती है कि कोई आपको गले लगाने के लिए बाहें फैलाए और आप उसे खारिज कर आगे बढ़ जाएं। आदर्श समझ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो चुपचाप दीवारों की तरह हमें जाता हुआ देखता रहा। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहें तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगले शनिवार एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। गुड नाइट है, शब्बा खैर है, शुभ रात्रि है। आप सुन रहे थे कारवां कहानियों का, मेरे यानी कि आरजे ध्रुव के साथ।